बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th की केमिस्ट्री के लेक्चर्स का आगाज किया हुआ है और अभी तक हम इसमें 6 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं सॉल्यूशंस तक, और 7वां यूनिट यानी कि 7वां चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं या जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको कहते हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट जो बारी भरकम फीस अदा कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी अकेडमीज में, प्राइवेट अकेडमीज में, या जो तलबा तलबात अपनी फीस नहीं अदा कर सकते और वो पढ़ना चाहते हैं, तनवीर अहमद स्पीक चैनल यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स का फेसबुक पेज भी आप फॉलो करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर ले सकते हैं मैट्रिक से मास्टर लेवल तक। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे उनके लेक्चर रिकॉर्ड करके हम यहाँ पे अपलोड करते चले हैं। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मेजर जो कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जिसके रूल्स एंड ऑक्सीडेशन को हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजन क्या होती है और ऑक्सीडेशन की रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोमेडिकल केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कोरिजन और प्रिवेंशन क्या होता है, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के चैप्टर में। लर्निंग आउटकम्स है एज यूजुअल, जब आप इन तमाम चीजों को गो थ्रू कर लेंगे, पढ़ लेंगे, इनको लर्न कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तो ये बुलेट पॉइंट्स है, इन तमाम चीजों के मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ आप साइंटिफिक सोसाइटी के साथ भी आपका कनेक्शन बन जाएगा इन तमाम चीजों को गो थ्रू करने के बाद। तो आइए बढ़ते हैं आज के इंट्रोडक्शन की तरफ, यानी कि यूनिट 7 चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, जो कि एक ब्रांच है, एक केमिस्ट्री की एक शाख है और इसको जो है ना इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के मबैन ताल्लुक को बयान करती है। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिएक्शन जिन्हें मुख्तसर रिडक्स रिएक्शंस कहते हैं का मुताला किया जाता है। रिडक्स रिएक्शन या तो खुद ब खुद वकूफ पज़ीर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और फिर खुद ब खुद वकूफ पज़ीर ना होने वाले जो रिएक्शंस को वकूफ पज़ीर करने वाले इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस हैं जो खुद ब खुद बगैर किसी बैरूनी एजेंट के वकूफ पज़ीर होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन होते हैं जो किसी बैरूनी एजेंट की मौजूदगी में वकूफ पज़ीर होते हैं, यानी कि उनका वाक़या होता है, उनका एक्शन होता है। केमिकल रिएक्शंस आपका गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वकूफ पज़ीर होते हैं। पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइट से सोडियम मेटल पैदा होती हैं, जबकि ब्राइन के सॉल्यूशन से सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा होती है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन है, जो एक शाख है केमिस्ट्री की ही। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं आइए देखते हैं। इसमें किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक ऐसा नजरिया है ऑक्सीजन के हसूल या अखराज या फिर हाइड्रोजन के हसूल या अखराज पर डिपेंडेबल होता है कि इस नजरिए के मुताबिक किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन के हसूल या हाइड्रोजन के अखराज के अमल को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जबकि किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन के हसूल या ऑक्सीजन के अखराज के अमल को रिडक्शन कहते हैं। और ये आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ये आपका तरीकाकार है, ये जो आपके सामने लिखा भी हुआ है। और आइए ये दोनों हम केमिकल रिडक्शन के या वक्त जो वकूफ पज़ीर होते हैं कह सकते हैं कि जहाँ ऑक्सीडेशन होगी वहाँ जो है ना वो रिएक्शन होगा। और आइए हम एक मिसाल के जरिए ऑक्सीजन के अखराज और हसूल की बुनियाद पर इस तस्वर को जानने की एक कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ऑक्सीजन का अखराज हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो रहा है, और ये एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तजर्बे में यानी कि ऑक्सीजन का हसूल इस तरह किया जा सकता है, और ये एक जो है ना वो जिंक सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन खारिज होती है। रिडक्शन और कार्बन के साथ मिलकर जो ऑक्सीडेशन पर अमल ज़ाहिर किया जाता है वो आपके सामने इस मसबा से ज़ाहिर है। लेट अस हैव अनदर एग्जांपल। आइए हम एक और मिसाल जायजा लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन के अखराज और हसूल की बुनियाद पर वजाहत की गई है। और उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के दरमियान हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीजन क्लोरीन रिडक्शन के जरिए केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको हम
किस तरह ज़ाहिर करते हैं और उसको किस तरह के जरिए केमिकल रिएक्शन होता है। हाइड्रोसल्फाइड हाइड्रोजन खारिज होकर क्लोरीन के साथ मिल जाती है, इस अमल को दर्जे झैल मसावात में रखा गया, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये प्लस क्लोरीन को करेंगे एडिशन हाइड्रोजन में, तो आपका ये सल्फर प्लस जो हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड है यानी कि आपका सामना हो जाएगा। इस तरह ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस में यक वक्त बखूबी पजीर हूँ, यानी कि ऐसा अमल इकट्ठा हो रहा हो और उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन या मुख्तज़ रिडॉक्स रिएक्शन का नाम भी देते हैं। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस तरह होता है। इलेक्ट्रॉन्स के इखराज और हसूल के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होती है, आइए देखते हैं। केमिस्ट्री में कई ऐसे केमिकल रिएक्शंस वक़ूफ़-पज़ीर होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको रिडक्शन से आपका तस्वर किया जाता है। इन रिएक्शंस के मुतालिक नजरिया इलेक्ट्रॉन का इखराज या हसूल इस्तेमाल किया जाता है और उनको भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। इस नजरिए के मुताबिक ऑक्सीडेशन जो होती है यानी कि किसी आयन या एटम से इलेक्ट्रॉन्स का इखराज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप जो है ना वो ये जिंक सल्फेट और Fe जो इन दोनों एग्जांपल से आप देखते हैं कि आप जो है ना जिंक और प्लस जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि किसी आयन या एटम का इलेक्ट्रॉन हासिल करना रिडक्शन कहलाता है। हम इस मसवा से देख सकते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। रिडक्शन ये होता है कि आपने जो है ना वो कोई भी मसवाद है उसमें ये जैसा कि सामने ये जहाँ पे एक मसवाद दी गई है हाइड्रोजन है प्लस इलेक्ट्रॉन, उसमें दो जो है ना वो खारिज हो जाएंगे, H2 बच जाता है और क्लोरीन में अगर दो प्लस किए जाएं तो ये क्लोरीन आपका इस तरह बन जाता है। तो ये आपकी जो ओवरऑल रिडक्शन और एक्शन है मंजिला केमिकल जो है ना वो इन सम ऑफ द प्रोसेस है जैसा कि नीचे लिखा गया। लेट अस हैव अनदर एग्जांपल, आइए एक और मिसाल के जरिए इस नजरिए को मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि सोडियम क्लोरीन के दरमियान केमिकल रिएक्शन 3 मराहल में मुकम्मल होता है। पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और इससे सोडियम आयन बनता है, जो फर्स्ट और इससे बनता है यानी कि सोडियम और ऑक्सीडेशन होती है। तो और ये आपके सामने इसकी मसबात सामने ज़ाहिर आती है। चूंकि क्लोरीन के एटम को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन दरकार होता है, इसलिए क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है, इसके नतीजे में क्लोराइड आयन बन जाता है। तो ये आपके सामने इसकी जो है ना वो मिसाल है शब्द के सामने जो आपके सामने मसबीत ज़ाहिर कर रही है। बिलाखिर ये दोनों आयन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये एक मुकम्मल रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्शन का मजमूआ होता है जो कि दर्जे झैल में दिखाया गया है। और इसको किस तरह दिखाया जाता है, इन तमाम मसबात के साथ साथ इनकी किस तरह ऑक्सीडेशन होती है और किस तरह रिडक्शन होता है आपने ऊपर एग्जाम्पल भी देखती हैं और इनकी जो किस तरह इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीडाइज करते हैं ये आपके सामने इस मसवाद में आपके सामने दिखाया। ये ज़हन नशीन रहे कि क्लोरीन सिर्फ मॉलिक्यूल शक्ल यानी कि क्लोरीन में बरकरार रहती है, इसलिए मतवाजना रिएक्शन दर्जा झैल होगा कि बिन माइन क्लोरीन यहाँ पे ये चीज़ ज़ाहिर की गई है। इसके साथ साथ आप एक और देख सकते हैं इन तमाम चीज़ों को यानी कि सोडियम क्लोराइड है और ये सोडियम का और इस तरह इन तमाम चीज़ों का यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो है ना लॉस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन खार होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हासिल भी होता है खारिज भी होता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना रिडक्शन हो रहे हैं, उनकी मिसाल यहाँ पे ज़ाहिर की गई। इसको समराइज के तौर पर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं रिडक्शन में जो ऑक्सीजन है उसमें जो ऑक्सीजन का इखराज होता है और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का हसूल होता है और इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसमें हाइड्रोजन की रिमूवल होती है ऑक्सीडेशन में और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये सारी की सारी इन मसाबात को इस जो है ना वो मतलब खुलासा किया गया है तमाम तस्वुरात का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इस टेबल के थ्रू एक समरी बनाकर। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का विद एग्जांपल ऑफ इक्वेशंस जिसमें सोडियम क्लोरीन को लिया गया और उसमें ऑक्सीडेशन और किस तरह रिडक्शन हो रही है और किस तरह एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है और किस तरह एक इलेक्ट्रॉन हासिल होता है और किस तरह ऑब्टेन होता है और किस तरह उसका एग्जिट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या होता है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज होता है जो मॉलिक्यूल में मौजूद किसी एलिमेंट के एक एटम या आयन पर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर
हाइड्रोक्लोरिक में H का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और क्लोरीन का -1 होता है। रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर को ON से भी ज़ाहिर किया जाता है, जैसा कि आपके सामने डिनोट किया गया है, और ये हाइड्रोक्लोरिन में इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 और इस तरह प्लस माइनस के थ्रू इन तमाम चीज़ों का इजहार होता है। और इसके रूल्स क्या हैं? नंबर 1 में है आपका आज़ाद हालत में तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर्स पर होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग, यानी कि जो आपके ऐसा आयन जो सिर्फ एक एलिमेंट पर मुश्तमिल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो आयन पर चार्ज होगा। नंबर 3, पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह होंगे। नंबर 4, आपका हाइड्रोजन के तमाम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होता है, लेकिन मेटल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होता है। नंबर 5, आपका ऑक्सीजन के तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड में -1 और OF2 में +2 होता है। नंबर 6, आपका किसी कंपाउंड या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। नंबर 7, आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का मजमूआ 0 होता है। नंबर 8, आपका आयन्स में ऑक्सीडेशन नंबरों का मजमूआ आयन पर मौजूद चार्ज के बराबर होता है। तो ये तमाम के तमाम मंतजात जो यहाँ पे बयान किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप इनके नंबर्स माइनस या प्लस असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, और इसमें आपने ऑक्सीडेशन के जो चीज़ें हैं, आपने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन मालूम करना है। कुछ वैल्यूज़ गिवन दी गई हैं, फार्मूला को आपने पुट करना है। पुटिंग द वैल्यूज़ इन अबव फार्मूला, ये आपको फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, और इन फार्मूलाज में आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। आपने इसको लर्न और मेमोराइज भी करना है, और जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप जब इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपका +5 आपका नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर यहाँ पे होगा। एक और है, और उसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है, वैल्यूज को पुट करना है। फार्मूला यहाँ पे ज़रूरी है कि फार्मूला को आपने लाजमी मेमोराइज करना है, क्योंकि इन फार्मूलों की मदद से जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने मालूम करनी है तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत कारआमद होंगे, इसलिए आप याद रखेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। सोल्यूशन भी दिया गया है तो इनको आप इजीली आप रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसमें क्या होता है कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी स्पीशीज हैं जो किसी शय से इलेक्ट्रॉन्स लेकर उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। इस तरह वो शय, एटम या इलेक्ट्रॉन जो खुद को रिड्यूस करे, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो नो है जो इलेक्ट्रॉन्स देकर किसी शय को रिड्यूस करता है। इस तरह वो शय, एटम या आयन जो इलेक्ट्रॉन खारिज करके खुद को ऑक्सीडाइज करे, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तकरीबन तमाम मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खारिज करने का ट्रेंड बनाते हैं, यानी कि ऐसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इस तरह ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का इखराज इस तरह इन फंक्शनैलिटी के थ्रू करते हैं जो यहाँ पे बयान की गई हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कैसे होते हैं, आइए इसमें देखते हैं। ऐसे केमिकल जो कि रिएक्शंस में जिनमें एक या एक से ज्यादा की ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या सिर्फ रिडक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। रिडक्स रिएक्शंस की मिसालें दर्ज झैल दी गई हैं। हर रिएक्शन सिस्टम ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग एजेंट्स पर कंप्राइज होता है, यानी कि आइए एक जिंक जो मेटल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की वजाहत करते हैं, यानी कि ये जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर इसका रिएक्शन किया जाए तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन इसकी अलहदा हो जाती है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें रिएक्शन में मौजूद तमाम आयन्स और एटम के ऑक्सीडेशन नंबर मंदरजात मसबात में ज़ाहिर किए गए हैं, और वो इस मसबात में किस तरह देखे जाते हैं, हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो मसबात है इसमें जिंक सल्फेट और जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स है यहाँ पे +1 -1 है, और इसको +2 और -2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये आपका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये हसूल है इसका, और ये आपका एग्जिट हो रहा है, यहाँ से एक इखराज हो रहा है और यहाँ पे जज्ब हो रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से पानी के बनने के दर्ज रिडक्स में रिएक्शन वाक़या होता है, यानी कि पानी का जो अमल है उसमें भी इसी तरह का अमल होता है, जो कि
इसमें यहाँ पे इसी तरह रिएक्शन में तमाम एटम्स और आयन के ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से हो सकते हैं, यानी कि आप 2H2 प्लस O2 और इसका 2H2 प्लस 1 और -2 हो सकता है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप जब इसको हम डिनोट करेंगे तो ये मसबात यहाँ पे बनती है। आइए इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले एटम्स को मंदरजा मसबात से मालूम करते हैं, और वो नीचे दी गई है वो कौन सी है। अगर हमने इसके एक्शंस और रिडक्शंस को मिलकर, यानी कि वो जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो हैज चेंज फ्रॉम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज टू -2, यानी कि 0 से -2 में यहाँ पे जो हो रही है ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो 0 रिड्यूस हो रहा है, यानी कि उसका बिहेव ऑक्सीडाइज एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेज टू 1+ में चेंज हो रही है, और यहाँ पे जो आपका है वो H जो है यानी कि हाइड्रो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। इसमें H इलेक्ट्रॉन को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 स्टेट में तब्दील हुआ यहाँ पे, और H ऑक्सीडाइज जो हुआ है H बतौर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे अमल कर रहा है, और यहाँ पे जो O इलेक्ट्रॉन्स है हासिल करके 0 ऑक्सीडेशन हो रही है, और O स्टेट से -2 स्टेट में तब्दील हुआ है जो कि बतौर ऑक्सीडाइज एजेंट के अमल कर रहा है। तो इस तरह इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म कर रही है। ये कुछ टेस्ट यूज सेल्फ के लिए जो होते हैं, जो हम चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये उनका कुछ टेस्ट यूज सेल्फ आप अपने तौर पे भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में डूबे होते हैं और दोनों बैटरी से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तबाही जखीरा करने के लिए एक ऐसा है जिसमें या तो इलेक्ट्रो करंट के जरिए केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस वाक़ होते हैं, या केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रो करंट यानी कि कंडक्शन पैदा करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल 2 किस्म के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल, और वो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल्स ही होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं और गैल्वानिक सेल, इनको सेपरेटली हम डिस्कस करते हैं। सो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का तसव्वुर ऐसी एशिया जो एक्वियस सॉल्यूशन या पिघली हुई हालत में इलेक्ट्रिसिटी पर गुजरने दे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सॉल्ट्स, एसिड्स और बेसिस के सॉल्यूशन अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठोस सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, लेकिन ये सॉल्यूशन और पिघलती हुई हालत में एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट पैदा कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की 2 अहम एग्जांपल जो हैं वो दी गई हैं, जो कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। और वो सबसे पहले है आपकी जो कि इनको अलग-अलग दिया गया है। सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके एक्वियस सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाएं और ज्यादा आयंस पैदा करें, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्साइड है, और इसके साथ साथ आप जो है ना आपके H2SO4 यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके सॉल्यूशन ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स की मिसालें हैं। और ये आपको इसके सामने ये जो आपके इस तरह एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, इनकी मिसालों का पीछे भी डिस्कस कर रहे हैं, और ये आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मुजाहरा कर रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वियस सॉल्यूशन में बहुत कम आयंस पैदा करते हैं और कमजोर इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जैसे कि आपको यानी कि ये CH यानी कि एसिटिक एसिड एंड जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, यानी कि इसमें जब गुजारा जाता है कमजोर इलेक्ट्रोलाइट मुकम्मल तौर पर आयन में तब्दील नहीं होती। इसकी फंक्शनैलिटी में मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड पानी में जब बहुत कम आयन्स बनाता है, नतीजतन कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी के नाक्स कंडक्टर पैदा होते हैं, और वो इस मसबात के थ्रू इनको ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि ये माइनस में आ जाता है और ये प्लस में आपका आ जाता है। तो इस तरह ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सेल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी इसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की ही फॉर्म्स है। और नन में क्या होता है कि ऐसी एशिया जो सॉल्यूशंस में आयंस में तब्दील में नहीं होती और इनके एक्वियस सॉल्यूशन में से करंट नहीं गुजर सकता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर शुगर का सॉल्यूशन और बेंजीन वगैरह, ये इसकी सबसे बड़ी मिसालें हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स की हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक ऐसी कि जिसमें नॉन स्पाइटेंस केमिकल रिएक्शन इस वक्त वकू पजीर होता है जब सोल्यूशन में से करंट गुजर रहा हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाती है। इस सेल में जो रिएक्शन वकू पजीर होता है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसकी तारीफ यूं की जाती है किसी कंपाउंड के एक ऐसे एक्वियस सोल्यूशन या उसकी पिघली हुई हालत में से करंट गुजरने के बायस इस कंपाउंड का कीमियाई तौर पर तहलील होगा बुनियादी अज्जा में तब्दील हो जाना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। और इसको डॉन सेल्स और नील्सन सेल की मिसालें इसकी बहुत अहम मिसालें हैं। और इसका ये प्लस एनोड है और ये माइनस कैथोड है। तो इस तरह इलेक्ट्रोलाइट सेल की फंक्शनैलिटी इनको जो है ना वो करती होती है। तो जो डॉन सेल्स हैं और नील्सन सेल्स हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोसेल्स इसकी क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो किस तरह आपकी तैयारी होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस और दो इलेक्ट्रॉन्स एनोड और कैथोड सॉल्यूशन में डुबोकर बैटरी से जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको सामने दिखाया गया है, यानी कि टू इलेक्ट्रोड्स को, और उन पर जो कि मुश्तमिल होता है वो इलेक्ट्रॉन जो आपके पॉजिटिव मेटल से जुड़ा होता है एनोड कहलाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव से जुड़ा होता है उसको कैथोड कहलाता है, जैसा कि शक्ल 7.1 में हमने ऊपर देखा है। तो वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि वो किस तरह अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं, वो किस तरह अपनी जो वर्किंग कर रहे होते हैं, इसमें देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के काम का जो तरीकाकार है उसको हम यूं भी बयान कर सकते हैं कि जब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद आयंस अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं। एनाइस जो नेगेटिव चार्ज करते हैं एनोड की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वहां दे दिए जाते हैं। इस तरह ऑक्सीडेशन का अमल वकूअ पज़ीर होता है, जबकि कैटायंस जो आयंस पर पॉजिटिव चार्ज होता है कैथोड की तरफ जाते हैं। कैटायंस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं जिसके नतीजे में जो कैथोड रिडक्शन का अमल वाक़ होता है। मिसाल के तौर पर पिघले सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस के दरजा झैल रिएक्शन होते हैं। तो इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट एनोड में किस तरह देखा जाता है, सोडियम क्लोराइड में है, और जो रिडक्शन है रिएक्शन एट कैथोड में वो आपके सामने इस तरह इसमें ज़ाहिर होता है। और ओवरऑल जो इसका पूरे के पूरे जो इसकी इक्वेशंस है यानी कि सोडियम क्लोराइड का, वो इसमें ये आपकी रिएक्शन होती है, यानी कि जब आप सोडियम और क्लोराइड का मिलान करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो सोडियम प्लस क्लोराइड यानी कि आपका नमक और क्लोरीन अलग-अलग हो जाती हैं। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस तरह इनमें दो इलेक्ट्रॉन्स और एक, तो इसमें भी दो, इसमें जो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन आपके कैथोड एनोड को इस तरह इनको ज़ाहिर किया जाता है। और जब आप कैथोड एनोड को मालूम करना तो इस मसवात के थ्रू आप इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करके वैल्यूज को पुट करके आप इसकी जो मालूमात ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, खालिस पानी में एक ऐसा कमजोर यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये बहुत कम तक अपने आयंस में तहलील होता है। पानी में मौजूद हाइड्रोजन यानी कि आयंस H+ और हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH दोनों की बेतरतीब कंस्ट्रक्शन जो है ना वो आपकी मोल जो 10 यानी कि मोल होता है, और उसमें जो है इसकी डेसीमीटर कहलाता है, यानी कि 10 मोल डेसीमीटर कहलाता है, जो उसमें यहाँ पे पाई जाती है। जब पानी में एसिड के चंद कतरे डाले जाए तो उसकी कंडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, और H2O को एसिड में और यानी कि हाइड्रोजन प्लस OH ये अलहदा हो जाता है, तो इनमें जो पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज आपके सामने हो जाता है। तो जब एसिड पानी में मिले तो इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है, तो उसमें आयंस एनोड की तरफ और जो आयंस कैथोड की तरफ जाते हैं, यानी कि जो नेगेटिव आयंस है वो आपकी एनोड की तरफ जाएंगे और जो पॉजिटिव आयन है वो आपके कैथोड की तरफ जाएंगे। ये अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रॉन पर डिस्चार्ज करते हैं, ये एनोड और कैथोड में मिलकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पैदा करते हैं, जैसा कि आपको शक्ल में भी दिखाया गया है, यानी कि हाइड्रोजन और कैथोड यानी कि एनोड और कैथोड पैदा कर रहे होते हैं। और इस तरह इनकी जो वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस इस तरह पैदा होते हैं, और शक्ल उनकी यहाँ पे ये दिखाई गई है। ऑक्सीजन किस तरह ज़ाहिर करती है, इसका प्लेटिनम किस तरह जाती है, ये कैथोड है और ये एनोड है, ये आपके सामने यहाँ पे बैटरी लगाई गई है, तो इनकी ये फंक्शनैलिटी इस तरह ज़ाहिर कर रही होती है। यानी कि आपका रिडक्स रिएक्शन दरअसल मसवात में भी रखा गया है, जो मसवात हमने ऊपर आपको भी दिखाई है। और इस मसवात में क्या है कि आप ऑक्सीडेशन और आपका जो रिएक्शन है एट एनोड की जानब आप देखेंगे तो आपका ये होगा एनोड की जानब, और रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड की जानब ये मसवात का, और ओवरऑल आपकी यहाँ पे ये मसवात यहाँ पे बनती है। यानी कि इन तमाम चीज़ों को इस तरह ये रिडक्शन आपका रिएक्शन ये कैथोड की जानब है और ये एनोड की जानब है, और ओवरऑल आपकी मसवात यहाँ पे ये बनती है। तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी को यानी कि वाटर में जो इनकी पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस हैं इस तरह इन मसवात से ज़ाहिर किया जा सकता है। गैल्वानिक सेल क्या होता है, इसमें हम देखते हैं। गैल्वानिक सेल
ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल है जिसमें आपके स्पाइटेंस केमिकल रिएक्शन वाक़या होते हैं और करंट पैदा होता है। गैल्वानिक या वोल्टिक कहलाता है, उसे हम डैंडल सेल की एक मिसाल भी समझे जाते हैं, यानी कि गैल्वानिक और वोल्टिक सेल, इसको इसका मिसाल से भी ज़ाहिर किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैनियल सेल, यानी कि डैनियल सेल की तैयारी किस तरह की जाती है। गैल्वानिक सेल 2 सेल्स पर मुश्तमिल होता है और हर एक सेल उसका हाफ कहलाता है। ये दोनों हाफ सेल एक साल्ट पर के जरिए जुड़े होते हैं। हर हाफ सेल एक इलेक्ट्रॉन उसके अपने ही यानी कि M1 सोल्यूशन में डुबो दिया जाता है। दोनों हाफ सेल्स को एक तार के जरिए बैरोनी सर्किट से जोड़ा जाता है, जैसा कि शक्ल नंबर 7.3 में एक गैल्वेनो सेल दिखाया गया है, यानी कि 7.3 में इनको दिखाया गया है। ये गैल्वेनो सेल है, वो कौन सी है ये आपको नीचे बयान किया गया है। इस सेल का बायां हाफ सेल जिंक के एक इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल होता है, इसका इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल होता है और इसमें क्या चीज़ होती है, जो जिंक सल्फेट के 1M यानी कि 1M सोल्यूशन जिसमें जिंक सल्फेट पाया जाता है कि आप सोल्यूशन में लाया जाता है, और दायां हाफ सेल का इलेक्ट्रोड वह मुश्तमिल होता है जिसको कॉपर सल्फेट के 1M सोल्यूशन में डुबो दिया गया है। साल्ट वर्ज अंग्रेजी हरूफ यानी कि यू शक्ल की ट्यूब होती है, यानी कि साल्ट आपकी वजह ये यू शक्ल की ट्यूब, इसका ये कैथोड है और ये एनोड है। ये आपका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन इसमें डाला गया है और कॉपर सल्फेट का इसमें डाला गया है। तो जब आप इसमें किसी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन भरा होता है, तो जो एक जेली नुमा मादे से रोका गया है, इसे यू शक्ल की टेप के सिरे में साम और मादे से बंद कर दिए जाते हैं। इस साल्ट बेंच का बुनियादी काम जो आयंस को माइग्रेशन के लिए रास्ता देकर दोनों हाफ सेल्स के सॉल्यूशंस को न्यूट्रल करना होता है, और ये आपकी फंक्शनलिटी है, यानी कि उनको माइग्रेशन के लिए रास्ता प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन तमाम सॉल्यूशंस में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका वर्किंग ऑफ द सेल। वर्किंग ऑफ द सेल यानी कि ये आपका किस तरह इसकी फंक्शनैलिटी काम करती है, किसकी यानी कि डैनियल सेल की तैयारी में इसकी जो तरीकाकार है उस वो किस तरह फंक्शनैलिटी काम करती है। आपने इसमें जिंक मेटल में कॉपर से ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान होता है, यानी कि मोर रेडिली यानी कि तैयार रहते हैं। नतीजे के तौर पर जो इसी वजह से जिंक इलेक्ट्रोड्स पर एक्सलेशन होती है, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स बैरोनी सर्किट के जरिए का कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशंस के कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके इलेक्ट्रोड्स पर जमा होते रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स पर मुतल्लिका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मराहल इसमें जारी रहते हैं, और वो हाफ इसका ऑक्सीडेशन का इसका थ्रू है, हाफ ऑक्सीडेशन ये होती है। और इसको मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये इसका जो है ना रिएक्शन होता है सम ऑफ द हाफ सेल रिएक्शंस के तौर पर, और नतीजे के तौर पर हम इसको कैसे ले सकते हैं। रिडॉक्स में रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। गाड़ियां स्टार्ट करने के लिए गैल्कोमीटर और खिलौने चलाने और बल्ब रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाली बैटरियां इसी असूल पर काम कर रही होती हैं, यानी कि डैनियल सेल के तौर पर ही ये फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही होती हैं। इसके साथ साथ जो इसका कंपैरिजन नीचे दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये एक मुकम्मल सेल पर मुश्तमिल होता है जो बैटरी से जुड़ा होता है, और जो गैल्वेनिक सेल ये दो हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिनको साल्ट ब्रिज के जरिए जोड़ा जाता है। नंबर 2 एनोड पर पॉजिटिव चार्ज जबकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज करता है, और ये एनोड पर नेगेटिव चार्ज जबकि कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज करता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको तब्दील किया जाता है गैल्वेनिक सेल में। और इसमें नॉन जो स्पाइंटिक केमिकल रिएक्शन के करंट इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो है ना रिडक्स रिएक्शन खुद ब खुद वाक़या होता है और इसके नतीजे में करंट पैदा होता है। तो इसका कंपैरिजन है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल्स का, जो इसको आप इनको किसी भी फंक्शनलिटी में इसको परफॉर्म करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ है जो अभी तक आपने पढ़ा है, इसको खुद कीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इसका मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, यानी कि पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल की तैयारी किस तरह होती है। अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल्स की बात करें तो उसमें सोडियम क्लोराइड जो है उसमें सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन पे नेगेटिव आयंस पैदा करता है, जो करंट गुजरने पर अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को
इसमें सनती पैमाने पर जो मेटल पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की डोन सेल्स में इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए तैयार की जाती हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट के एक सर्कुलर फ्रांस की तरह होता है। इसके दरमियान ग्रेफाइट का एक बड़ा टुकड़ा होता है जो एनोड के तौर पर काम करता है, जबकि इसके इर्द गिर्द आयरन का कैथोड सेल होता है, जैसा कि शक्ल 7.4 में दिखाया गया है। और ये आप पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल की तैयारी इस शक्ल में जो दिया गया है, इसमें डोन सेल्स इस तरह की जाती है, इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। ये वर्किंग कैसे करता है ये सेल, इसमें हम नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वो ये है कि पिघला हुआ सोडियम जब आप Na जिसमें प्लस है और क्लोरीन पर नेगेटिव आयंस होता है, जब ये पैदा करता है तो करंट गुजरने पर अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड्स पर ये चले जाते हैं, यानी कि रिस्पेक्टिव एरिया में चले जाते हैं। और इन इलेक्ट्रोड्स को स्टील की जाली के जरिए अलग रखा जाता है, ये प्रोडक्ट्स आपस में मिल ना सकें, जिसको क्लोरीन यानी कि आयंस ऑक्सीडाइज और एनोड पर क्लोरीन होता है। ये गैस एनोड पर मखसूस शक्ल के उल्टे बर्तन में जमा होती है, जबकि पॉजिटिव जो सोडियम और रेड्यूस्ड होकर सोडियम में तब्दील हो जाता है। पिघली हुई सोडियम मेटल पिघले हुए नमक के बाहरी मिक्सचर पर तैरती रहती है, जहां से इसे एक ट्यूब में इकट्ठा कर लिया जाता है। पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के तजाज़ुल रिएक्शन वाक़या होते हैं। और ये सोडियम क्लोराइड है, ये इसमें सोडियम अलग और इसमें जो होता है, और ये हाफ इसमें ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे रिडक्शन होती है, इसमें क्लोरीन में ये सोडियम क्लोराइड को अलग है। और जब इसको मजबूआ किया जाए तो ये इसका अलग बनता है, यानी कि मुकम्मल रिएक्शन होता है। दोनों हाफ सेल रिएक्शंस का जब मजबूआ किया जाता है तो ये फंक्शनैलिटी होती है। नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड फ्रॉम ब्राइन। इसमें क्या होता है कि सनती पैमाने पर कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो आपके नील्सन सेल में सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन जिसे ब्राइन कहते हैं की इलेक्ट्रोलाइसिस से तैयार किया जाता है। जैसा कि शक्ल 7.5 में आपको दिखाया गया, नीचे हम देखते हैं ये सेल एक स्टील के टैंक पर मुश्तमिल होता है, जिसमें यू शक्ल के आयरन सुराखदार कैथोड के मरकज में ग्रेफाइट एनोड लटका होता है। आयरन कैथोड के अंदर की इसको अब्सेस्टर्स डायाफ्राम लगाया जाता है। ब्राइन इलेक्ट्रोलाइट आयरन के कैथोड इसके अंदर मौजूद होता है, यानी कि जो शक्ल नीचे दी गई है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैदावार की नील्सन सेल में किस तरह होती है वो ये आपके सामने शक्ल दी गई है। ये तमाम की तमाम जो चीजें इसमें दी गई हैं, और ये नील्सन सेल की प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये वर्किंग कैसे करती है आइए इसमें देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के एक्विस सोल्यूशन में जो सोडियम है, क्लोराइन है, हाइड्रोजन है और उसमें ऑक्सीजन जो होती है, ये जब इसको मिलाया जाता है जिसमें आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद होते हैं, ये आयंस अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड्स की तरफ हरकत करते हैं और मुतल्लिका इलेक्ट्रोड रिडक्स रिएक्शन वाक़या होते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्लोरीन एनोड पर डिस्चार्ज होती है, यानी कि नेगेटिव, और क्लोरीन गैस सेल के ऊपर हिस्से में डोम की तरफ बुलंद होती है, यानी कि गुंबद की तरफ। और जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं तो हाइड्रोजन गैस पाइप के जरिए बाहर निकल जाती है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आहिस्ता आहिस्ता जाली से छीनकर बेसन में जमा होता है रहता है। बाइंड्स में बनने वाले आयंस क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, ये आपको फार्मूला की मदद से दिया गया है। ये ऑक्सीडेशन है और फिर रिडक्शन की नीचे वाली फॉर्म है। जब इनको इकट्ठा किया जाए तो ये आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है मुकम्मल रिएक्शन के तौर पर। इस मसवा से ये चीजें ज़ाहिर हो जाती हैं। तो इसमें के आयंस की जो वैलेंसीज है की तादाद है 2 है, H2O है, वो आप ऑलरेडी आप पहचान रखते हैं तमाम चीज़ों की। तो इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस तरह होती है, किस तरह ये जज्ब करती हैं और किस तरह ये खारिज करती हैं, अपनी तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट स्टूडेंट है इसमें क्रूजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी कि क्रूजन और उससे बचाओ। क्रूजन क्या होता है आइए देखते हैं। क्रूजन किसी मेटल का इर्द गिर्द के माहौल की वजह से करूड होने का नाम है। ये रिडक्शन रिएक्शन है जो मेटल्स में हवा और नमी के एक्शन के नतीजे में होता है। इसकी आम मिसाल आयरन को जंग लगना है, यानी कि क्रूजन जो हम जंग को भी कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग कैसे लगता है, कैसे लगता है आइए देखते हैं। क्रूजन एक ऐसी आम इस्लाह है, लेकिन आयरन के क्रूजन के अमल को जंग लगना कहा जाता है। आयरन को जंग लगने के लिए नमी वाली हवा आम शर्त है। अब हम जंग लगने के अमल का मुताला केमिस्ट्री की रूह से करते हैं, और इसमें जो है आयरन की सतह पर धब्बे और खराशें इस अमल के वकूअ पज़ीर होने के लिए मौका फराहम करते हैं। इसे हम एनोड रीजन कहा जाता है, और यहाँ तजाज़ुल रिडक्शन रिएक्शन होता है, यानी कि आयरन है और इसमें जो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे इसका इखराज हो जाता है अच्छा और इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसकी ये फंक्शनैलिटी यूँ परफॉर्म करती है, और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन खारिज होने की वजह से इसको जो नुकसान पहुँचता है, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स आयरन शीट में आज़ादन हरकत करते हैं। जब वो इस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि शक्ल 7.6 में दिया गया है। ये मुकाम बतौर कैथोड काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर पॉजिटिव आयन की मौजूदगी में
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करती है। और वो किस तरह करती है, हम नीचे मसबत लाजमी, यस ये ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन और ये 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे आपको ज़ाहिर कर रही होंगी। यूं बनने वाले Fe+2 यानी कि आयंस में पानी में फैल जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलकर FeO3 यानी कि NH2O बनाते हैं, जिसे जंग कहते हैं। ये भी रिडक्स रिएक्शन कहलाता है, यानी कि जंग का फार्मूला NH2O है, FeO3। तो इस तरह इनकी ये कॉल्ड रस्ट, यानी कि इसको रस्ट भी कहा जाता है और जंग भी कहा जाता है। और इसका इट इज आल्सो रिडक्स रिएक्शन, इसको रिडक्स रिएक्शन के तौर पर भी जाना जाता है। आयरन के जंग की तय जो होती है वो बुरबुरी होती है, यानी रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज पोरस एंड डज नॉट प्रिवेंट फर्दर कोलिजन, और मजीद जंग लगने को नहीं रोक सकती। इस तरह जंग लगने का अमल जारी रहता है यहां तक कि आयरन का सारा टुकड़ा जंग आलूद होकर गल जाता है। तो इस तरह ये फंक्शनैलिटी करती है। और इस पर फंक्शनैलिटी को किस तरह रस्टिंग ऑफ आयरन इस तरह हो जाता है, एनोड रीजन है, ये कैथोड रीजन है और ये आयरन है और ये उसकी रस्ट लगी हुई तय है। यहाँ पे आपके Fe2NH2 यानी कि जंग लग जाता है और ये उसकी हवा का अखराज हो जाता है। यहाँ पे जब ये चीज़ लग जाता है जो स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे का पूरा जो लोहे का टुकड़ा उसको खा जाता है। तो इस तरह इसको हम रस्टिंग का नाम देते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, यानी कि आप कोरिजन से बचाव किस तरह कर सकते हैं। नंबर 1 है रिमूवल ऑफ स्टेन्स, यानी कि धब्बों का खात्मा। और आयरन पर मौजूद धब्बे ही जंग लगने की अहम वजह होते हैं। अगर आयरन की सतह को अच्छी तरह साफ रखा जाए तो इस पर धब्बों को खत्म किया जाए तो इसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। रिमूवल ऑफ स्टेन्स है पेंट्स एंड ग्रीसिंग, यानी कि रंग और ग्रीस का इस्तेमाल। आयरन की सतह पर ग्रीस और रंग करने से इनको जंग से महफूज किया जा सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे रंग तैयार किए गए हैं जो मुख्तलिफ केमिकल जिन्हें स्टेबलाइजर कहा जाता है का मजमूआ होता है। ये आयरन को तोड़ फोड़ जंग से बचाने के लिए अलावा दीगर मौसमी असरात से भी बचाते हैं। आयरन पर ग्रीस की तय जमाकर उससे जंग आलूदगी से बचाया जा सकता है। नंबर 3 पे है अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है, अलॉय किसी मेटल या दूसरी मेटल या नॉन मेटल्स के साथ होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो दूसरी मेटल्स के साथ आयरन का अलॉय बनाता है। जंग आलूदगी के अलावा बहुत ही कामयाब तकनीक होती है और इसकी बेहतरीन मिसालें स्टेनलेस स्टील है जो आयरन, क्रोमियम और निकल का मिक्सचर होता है, इसको हम अलॉय कहते हैं। मेटल कोटिंग, मेटल कोटिंग को जंग से बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका इन पर दूसरी मेटल्स कोटिंग होती है। मेटल को जंग से बचाने के लिए इन पर जिंक, टन और क्रोमियम की कोटिंग की जाती है और फूड इंडस्ट्री की देखते आम इस्तेमाल हो जाती है। यहाँ खुराक को डब्बों में पैक किया जाता है। आयरन के डब्बों को ज़्यादा देर तक महफूज बनाने के लिए इन पर उनकी तय चढ़ा दी जाती है। मेटल्स की कोटिंग के लिए तिबी और इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको मेटालिक कोटिंग का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आपका फिजिकल मेथड है जिसमें गैल्वेनाइज्ड एंड टिन कोटिंग की जाती है। यानी गैल्वेनिक या जिंक कोटिंग को किस तरह किया जाता है, तभी तरीकों के जरिए। तो जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग, इसमें क्या होता है कि आयरन पर जो जिंक होती है एक बार बारीक तय जमाने के अमल को गैल्वेनाइज कहा जाता है। ये अमल आयरन की एक शीट को जिंक क्लोराइड के साथ हाथ में डुबो कर किया जाता है। इसके बाद इसे गर्म किया जाता है। आयरन की शीट को निकालने के बाद इसे पिघले हुए जिंक में डाला जाता है और फिर इसे हवा में ठंडा कर लिया जाता है। गैल्वेनाइजिंग का फायदा यह है कि जिंक आयरन की करोजन से हिफाजत करता है ताकि कोटिंग की सतह को टूटने के बावजूद जिंक की कोटिंग भी मुअस्सर रहती है। तो जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग की फंक्शनैलिटी ऐसे करती है तभी मेथड के थ्रू, यानी कि फिजिकल मेथड के थ्रू। टिन कोटिंग, टिन कोटिंग में क्या होता है आइए देखें। इसमें हम आयरन पर जिंक, इस अमल में आयरन की साफ शीट को जिंक की बजाय पिघली हुई टिन में डुबो दिया जाता है, फिर इसे गर्म रूल्स में से गुजारा जाता है। ये शीट से मशरूबात खुराक पैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये टिन सिर्फ इस वक्त तक आयरन की हिफाजत करती है जब तक उसकी हिफाजती तय सही सलामत रहती है। जब ये तय टूट जाए तो आयरन को हवा और नमी की वजह से तेज से जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी टिन कोटिंग कहलाती है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम भी दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय जमाने का जो अमल होता है उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ये अमल मेटल्स को जंग से महफूज रखने के लिए किया जाता है। इससे इनकी शक्ल सूरत भी बेहतर हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के असूल में दरअसल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना होता है जिसमें एनोड्स मेटल को बनाया जाता है जिसकी तय जमाना मकसूद हो। जब इस मेटल को कैथोड बनाया जाता है जिस पर मेटल की तय जमाई होनी होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक बदल का मेटल के साल्ट का एक्विस सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह तमाम चीजों को देखा जा सकता है। प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीकाकार, इस अमल में जिस जगह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो उसे पहले से तय से साफ किया जाता है और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन से गुजारने के बाद पानी से धो दिया जाता है। फिर एनोड इस मेटल का बनाया जाता है जिसकी तय जमाना मकसूद हो, जैसे क्रोमियम, निकल, कैथोड इस चीज का बना जाता है।
जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना मकसूद हो, जैसे कि आयरन की शीट, जबकि मेटल का कोई सॉल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक सीमेंट, शीशे या लकड़ी का बना होता है, जिसमें एनोड और कैथोड दोनों को लटका दिया जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से जोड़ा जाता है और इसमें क्या होता है कि जब करंट गुजर जाता है तो एनोड से मेटल सोल्यूशन में हल हो जाती है और मेटल आयंस कैथोड की तरफ बहना शुरू हो जाते हैं और कैथोड पर जमा हो जाता है। इस डिस्चार्ज के नतीजे में कैथोड पर मुतल्लिका चीज पर मेटल की एक बारीक तह जम जाती है। बाद में इस को बाहर निकालकर साफ कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कुछ मिसालें जेल में बयान की गई हैं, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह की जाती है, आइए देखते हैं। सिल्वर की एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रिक सेल पर बना कर की जाती है। खास सिल्वर की पट्टी का एक टुकड़ा एनोड के तौर पर काम करता है, जो सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डुबो दिया जाता है। कैथोड शैक होगा जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, जैसे चमच जिस सेल में से करंट गुजरना हो, उसे एनोड यानी कि आयंस बनकर अलग हो जाते हैं, ये कैथोड की तरफ जाना शुरू करते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद उसी शय चमच पर जम जाते हैं। जैसा कि शक्ल 7.7 में दिखाया गया, कीमियाई अमल को इस तरह ज़ाहिर किया जाता है और वो किस तरह ज़ाहिर किया जाता है और इस शक्ल में ये आपके सामने भी है। इस अमल को हम देखते हैं जिसमें आपका एनोड पर है और कैथोड पर जो मसबात यहाँ पे दी गई है, यानी कि Ag जो है इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो अमल है उसको अगर आप सिल्वर के साथ जोड़ने के अमल को देखें तो आपकी फंक्शनलिटी किस तरह परफॉर्म करती है। यस, एनोड पर Ag और Ag यहाँ पे प्लस है और नेगेटिव चार्ज होता है और ये इस पर कैथोड पर ये है, एनोड पर ये है और ये आपकी जो एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। सिल्वर रॉड इसमें डाली जाए इलेक्ट्रोलाइट, तो इस तरह ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अमल इस तरह इसको ज़ाहिर किया जाता है। और ये सिल्वर चांदी की एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग आमतौर पर खाने पकाने के बर्तन, चूड़ियाँ, कांटे, जेवरात, स्टील की चीज़ों पर भी की जाती है, यानी कि कटलरी, चूड़ी या स्टील ऑब्जेक्ट्स के इस तरह उनके ऊपर उनकी तह चढ़ाई जाती है ताकि उससे जंग के भी बचा जा सके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह की जाती है, आइए इसमें देखते हैं। और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इस तरह से की जाए जैसे सिल्वर की जाती है। जैसे जिस शय पर तय जमाना मकसूद उसे क्रोमियम के सोल्यूशन यानी कि क्रोमियम सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो दिया जाता है, जिसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। जिस चीज़ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे कैथोड बना दिया जाता है, जबकि एनोड यानी कि एंटी जो मोडियल लीड है उसे हटा दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट आयंस में तब्दील हो जाता है और उसकी जो क्रोमियम आयंस मुहैया करती है उसको रिड्यूस करके उस कैथोड पर जमा कर जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं डिजल आयंस पैदा करते हैं, वो क्या है, क्रोमियम सल्फेट है, वो जहाँ पे पानी है और ये क्रोमियम है प्लस सल्फेट अलग कर दिया था। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स पर नजर रिएक्शन होते हैं तो एनोड पर ये है और कैथोड पर ये है और ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे मार से वजूद में आती है। चूंकि इस मसवाद में जो क्रोमियम बराह स्टील की सतह पर ठीक तरह से नहीं जम पाता, मजीद ये कि इसमें से नमी से गुजर सकती है जिससे मेटल जो उतर सकती है, इसलिए आसानी की खातिर स्टील को पहले निकल या कॉपर से पेंट किया जाता है, क्योंकि निकल या कॉपर चिपकने की ज्यादा ताकत रखते हैं। इसके बाद क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है जो निकल या कॉपर की तह के ऊपर जमकर ज्यादा देर तक कायम रह सकती है। इस किस्म के इलेक्ट्रोप्लेटिंग जंग को रोकती है और इस चीज को चमक भी दे जाती है और इस तरह इनकी फंक्शनलिटी आपकी परफॉर्म कर रही होती है। तो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए टारगेट मेटल को पहले अल्काइन डिटर्जेंट में रखा जाता है और इसके सोल्यूशन में साफ किया जाता है। फिर इसकी सतह से जिंक या धब्बे वगैरह दूर करने के लिए तेजाब इस्तेमाल किया जाता है और अब जिंक को मेटल पर जमाने के लिए इसे जिंक सल्फेट के महलूल वाले केमिकल हाथ में डुबो दिया जाता है। डीसी करंट देने से जिंक मेटल टारगेट यानी कि कैथोड पर जमा हो जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह की जाती है, आमतौर पर जो स्टील को इसकी टिन में रखा जाता है जिसमें टिन का इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, स्टील को इलेक्ट्रोलाइट सर्किट से साथ जोड़ा जाता है जो कैथोड के तौर पर काम करता है, जबकि टिन का बना हुआ इलेक्ट्रोनोड के तौर पर काम करता है। जब सर्किट से करंट गुजरता है तो सोल्यूशन में मौजूद टिन मेटल के आयंस रिड्यूस होकर स्टील पर जम जाते हैं और इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग किस तरह की जाती है, आइए इसमें देखते हैं। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में खास कॉपर की रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से की जाती है। यहाँ ना खास कॉपर एनोड के तौर पर और खास कॉपर बतौर कैथोड काम करता है, जैसा कि शक्ल 7.8 में दिखाया गया है और उसको हम नीचे देखते हैं।
कॉपर सल्फेट का पानी में सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस और एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल, जैसा कि नखास कॉपर राइट से कॉपर के एटम एनोड को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और कॉपर आयंस के तौर पर ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी होती है। और इसको हम कॉपर +2 ही और इसको कॉपर इस आपके सामने इस मसबात की शक्ल में जाती है। और ये आप एनोड पर ऑक्सीडेशन का जो अमल होता है उसमें इन रिडक्शन का कैथोड पर अमल होता है। महलूल में जो इसमें मौजूद आपके कॉपर आयंस कैथोड की तरफ खींचे चले जाते हैं, जहां वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन हासिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं और वहीं पर जमा हो जाते हैं। शामिल की तरह खाल्स नखाल्स का पर खत्म हो जाता है, जबकि खाल्स का पर जो कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है। और इसको हम इन फंक्शनैलिटी इस मसबात से भी ज़ाहिर करते हैं। और इस शक्ल में इलेक्ट्रोसेल के कॉपर की रिफाइनिंग जो होती है, इस तरह आपकी जो रिफाइनिंग होती है, ये कैथोड है और ये प्योर कॉपर इसमें डाला जाता है, ये एनोड है, ये कैथोड है। और इम्प्योर कॉपर रॉड इसमें डाली जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक इस तरह मिली जाती है ताकि इसमें जंग लगना ख़त्म हो जाता है और इसमें इसकी तय चढ़ जाती है। और ये कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इस फंक्शनैलिटी के तौर पर इस तरह परफॉर्म कर होती है। A comparison of effect of AiO and FeO2 formation of their parent metals, यानी कि एलुमिनियम पर आयरन मेटल्स पर बनाने वाले जो असरात हैं उसका मुवाजना किस तरह किया जा सकता है। एलुमिनियम में करूजन का ज़्यादा रुझान होता है, ताहम एलुमिनियम का करूजन से बनने वाला कंपाउंड एलुमिनियम ऑक्साइड जो कि एक सख्त मादा होता है, एलुमिनियम को मजीद करूजन से महफूज रखता है। एलुमिनियम जिंक एलुमिनियम जैसा ही होता है और आयरन के जिंक के मुकाबले में ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता, इसलिए इसकी ज़्यादा तवज्जो नहीं की जाती। जबकि आयरन को जंग लग जाता है तो इसका रंग बदल जाता है और करूजन फैलता है। फैलाव और रंग में तब्दीली से आयरन पर सुर्ख रंग की बड़ी बड़ी तय बनती है, जिसे हम जंग का नाम देते हैं। और ये इस तरह इसकी अफेक्शन आप अपनी शो कर रहा होता है। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री के फोटोग्राफी से जो ताल्लुक है, इंटरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री विद फोटोग्राफी। और 19वीं सदी की इब्तिदा में फोटोग्राफर खाम तस्वीरें अपनी कागज़ों को इस्तेमाल में लाकर बनाते हैं जो सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर क्लोराइड में डांपे होते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर रोशनी पड़ने से केमिकल रिएक्शन होता है और वो जहाँ रोशनी गहरी पड़ी होती है लेकिन उसका इंसार रोशनी पर पड़ने के दौरान में होता है, क्योंकि इन पर केमिकल रिएक्शन जारी रहता है। बाद में बेहतर सब तस्वीरें बनाने के लिए मरकरी के बखरात के इस्तेमाल का तरीका राइज होता है। फिर सोडियम सल्फेट में धोकर भी तस्वीरें तैयार की जाती हैं। ऐसे जहाँ रोशनी नहीं पड़ती है इससे आयोनाइड और यूम मजीद रिएक्शन कर रखा जाता है। अगर मजीद ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे, लेकिन अभी सिल्वर की बुनियाद पर होने वाले फोटोग्राफी में बुनियादी तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आप जो एक्सप्लेन हाउ डेकोरेटिव एंड प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग सिल्वर कैन डिफरेंट, यानी कि अरैशी और रोजमर्रा की ज़िंदगी में किस तरह सिल्वर मौजूद होता है और अपनी खसूसियात और पायदारी में ये काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। इनकी पायदारी के अनुसार इस पर होता है कि आया ठोस या सिल्वर के साथ पूरी तरह प्लेट की गई है या कम प्लेट की गई है, यानी कि उन पर जो तय चढ़ाई गई है उनको अच्छे से चढ़ाया गया है या नहीं चढ़ाया गया। इसमें हम देखते हैं कि खालिस जो सिल्वर होता है उसे फाइन सिल्वर भी कहते हैं, निस्बतन नरम, बहुत ही मुलायम और आसानी से खराब हो जाता है। इसकी आमतौर पर ज़्यादातर पायदार एशिया तैयार करने के लिए इसे दूसरी मेटल्स के साथ मिलाया जाता है। इन बर्तनों पर इसको स्टेरिक सिल्वर सबसे ज़्यादा मकबूल है। ये 92.5% सिल्वर यानी कि 7.5% कार्बन मुश्तमिल होता है। अगरचे स्टेलिन का 7.5% हिस्सा जो है किसी भी मेटल को बना सकता है, मगर सदी का तजर्बा से ये बात साबित होती है कि इस कॉपर का सबसे बेहतरीन साथी, क्योंकि ये सिल्वर के खूबसूरत रंग को मुतासर किए बगैर इसके सख्त पन और पायदारी को बेहतर बनाता है। स्टेरिंग में मिलाई जाने वाली कॉपर की थोड़ी सी मकदार इसकी जो है ना वो तय बन जाती है, जो कि हवा में सिल्वर की चमकने के लिए महफूज रखी जाती है। बड़ी इख्तियार रखने से जब सिल्वर और सिल्वर हाइड्रोजन से सल्फाइड इसमें जो है ना केमिकल रिएक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कुदरती तौर पर इसको दागदार या मैला होने से बचाता है। इस तरह एक मेटल को दूसरी मेटल से डांपने का भी सिल्वर प्लेटिंग के तौर पर उनकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म किया जाता है। किसी चीज़ की नोयत को मदद किसी मेटल पर सिल्वर की मोटी तय रखी जाती है ताकि प्लेटिंग और आयशी मकासद के अलावा चंद संतों में भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो ये आपकी आयशी रोज़मर्रा की एशिया में जो सिल्वर मौजूद है उसमें किस तरह तय चढ़ाई जाती है, ये उसका तरीकाकार है। इसके साथ आगे की पॉइंट्स होंगे और ये पूरे के पूरे चैप्टर से रिलेटेड हैं। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में जिसमें हमने ऑक्सीडेशन से लेकर तमाम की तमाम जो फंक्शनैलिटी इसमें हमने की हैं, और जो कि यूनिट 7 है, और यूनिट 7 का जो आपका
ताल्लुक है, उसमें रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल को किस तरह किया जाता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह किया जाता है, और इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के जो ऑक्सीडेशन के अमल है उसको किस तरह किया जाता है, और ऑक्सीजन का हसूल, उसका अखराज, हाइड्रोजन का अखराज, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स का अखराज, उसकी फंक्शनैलिटी किस तरह, इलेक्ट्रॉन के अखराज हसूल के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल किस तरह फंक्शनैलिटी होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को हम किस तरह लेके चल रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है, यानी कि यूनिट 7 जिसके ये की पॉइंट्स भी हमें दिए हुए हम, और इसमें हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, और क्रूजन और उससे जो बचाव की तदाबीर है वो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूनिट 7 यानी कि चैप्टर 7 में तमाम चीज़ों की डिस्कस कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, चूंकि तमाम के तमाम ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है। जब इन तमाम चीज़ों को गो थ्रू हो जाएंगे तो आप आसानी से इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। शार्ट क्वेश्चन है, इनको भी आप मेमोराइज कीजिए ताकि आपकी जो एबिलिटी है एग्जाम करने देने की वो भी आप उससे आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हमने पूरे इस चैप्टर में डिस्कस की हैं, और ये लॉन्ग आंसर हैं, आपको शॉर्ट आंसर्स पीछे चले गए हैं। लॉन्ग आंसर्स का ताल्लुक भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर के साथ ही है जो आपका चैप्टर 7 कहलाता है, और इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो आपके बेसिक जो कंसेप्ट हैं और उसकी तफसील के साथ उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है चैप्टर 7 में हमने डिस्कस किया। और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं चैप्टर 8 के, जिसमें केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस किया जाएगा, फिर हाजिर होंगे। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी अकेडमीज़ में अपनी बारी भरकम फीस अदा कर रहे हैं, और ऐसे तलबा तलबात जो गरीब लोग हैं और फीस पे नहीं कर सकते, उनसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम तनवीर अहमद स्पीक यूट्यूब पे है, तनवीर अहमद स्पीक की फेसबुक पे है, और इसके साथ साथ हमारा एक और फेसबुक पेज है जिसको हम स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स के नाम पे हम ट्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी ये लेक्चर्स आपको मिल रहे होते हैं। अगर वहाँ पे डिटेल ना मिले तो आपको तमाम की तमाम इसकी डिटेल तफसीली लेक्चर आपका तनवीर अहमद स्पीक यूट्यूब चैनल पे आपको मिल सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त एक और लेक्चर के साथ, और मेरे ख्याल ये आपका चैप्टर 8 जो है ना आखिरी लेक्चर होगा 9th की केमिस्ट्री का। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।